तो मैं उस 1 साल के टाइम पीरियड में डिप्रेशन में चली गई थी कि यार क्यों? मेरे लिए रास्ते क्यों नहीं हैं? मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं कोई मुझे भी तो खुदा नहीं बनाया, मैंने तो खुद को खुद नहीं बनाया। अगर आप चल सकते हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है और मैं नहीं चल सकती तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आपको मुआशरती रवैये तो बता दिए कितने नेगेटिव थे, लेकिन जो अपने पर्सनल रवैये हैं, जैसे अपने सगे रिश्ते होते हैं, उनका एक अलग प्रेशर था मेरे पेरेंट्स पे। मेरे पापा जो एलिवेटर्स हैं वो भी डिवोर्स करवा लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट हम अपने घर की छत पे जाके रुख तो लगा सकें। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप इम्पॉसिबल को गौर से देखें तो बनता है आई एम पॉसिबल। Assalamualaikum everyone. This is Abdul Saboor, founder and CEO Sahara Private Limited. I've been working in the domain of disability for disabled people for the last 12-13 years. पिछले कुछ सालों से 2 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मेलबर्न में था. Fortunately, I got an opportunity to do my master's there, and I was there for higher studies. So I found out कि पाकिस्तान में disability और inclusivity की as a society, infrastructure, assistive technology, societal acceptance, इकोनॉमिकल सिचुएशन, जब हम इन सब चीज़ों की डिसेबिलिटी की और इंक्लूसिविटी के बारे से बात करते हैं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन डिसेबल्ड पीपल, तो पाकिस्तान इज वे बिहाइंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उसके बाद से हमने ये ज़रूरत महसूस की कि इस पे बात की जाए, अवेयरनेस की जाए, और इसी सिलसिले में आज हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि डिसेबल लोगों के क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको लोगों को नहीं पता, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के हवाले से, गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और ज़्यादा फोकस विद अ वेरी स्पेशल फोकस ऑन द फैक्ट कि जनरल पब्लिक इसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, और वो कहाँ पे इस मूवमेंट को, इंक्लूसिविटी को कहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकती है और पुश कर सकती है. आज हमारे पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट है द आयरन लेडी, व्हिच नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आयशा रहमान, Chief Executive of DIA, Disability Inclusive Association in Islamabad, CRPD की Council for the Rights of Persons with Disabilities, CRPD की Council for Rights of Persons with Disabilities की मेंबर भी हैं, और इसके अलावा बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिसेबिलिटी के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से अरसे दराज से काम कर रही हैं. तो आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगी और उसके बाद प्लीज वेलकम आयशा रहमान. अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपनी कीमती स्केड्यूल में से. आ, थोड़ा सा मैं आपको आज के पॉडकास्ट का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूं. मेन फोकस हमारा जो है वो है कि हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और डिसेबिलिटी के हवाले से माजूर लोगों के जो मसाइल हैं, जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उन चैलेंजेस के लिए क्या फैसिलिटीज़ और सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, व्हाट वर्क फॉर यू. उन चीज़ों को हम थोड़ा सा फोकस में लाएंगे, विद स्पेशल फोकस कि हमने जो जनरल पब्लिक है उनके लिए, ब्रॉडर ऑडियंस के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आपके और दूसरे मजदूर लोग जो हैं, इनके मसाइल के लिए और इंक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए उनका क्या रोल है, उनको क्या पता होना चाहिए, और किस तरह वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक जनरल एक आम आदमी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन, क्या रोल प्ले कर सकता है. विल स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो आप अपना हमें इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पे अपनी वो बात करने का मौका दिया जो हम लोगों के अंदर ही कहीं ख़त्म हो जाती है. इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आयशा रहमान है और मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. और अगर मैं इसको आसान उर्दू लुगत में कहूँ तो पट्ठों की कमज़ोरी है बेसिकली. और मैं उस बाय बर्थ ये इशू नहीं था, एज के साथ साथ जो है ये बढ़ता चला गया. और थोड़ा सा अपने ऑडियंस के लिए कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये 36 काइंड ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, इसकी इकसाम है. और जो किस्म मुझे या मेरे भाइयों को है, हम 4 बहन भाई हैं और चारों ही फिजिकली बाउंड हैं व्हील चेयर के.
और हम बाय बर्थ बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह थे, जिस तरह आप सबके बच्चे खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, हम लोग भी वैसे ही थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पट्टे कमजोर होना शुरू हुए, चलते चलते गिर जाते थे, घुटनों पे चोट लग जाना, फिर नीचे जब जमीन पे गिर गए तो हम खुद से उठ नहीं सकते थे सहारे के बगैर। फिर सहारे के साथ भी उठना मुश्किल होता चला गया, चलना मुश्किल होता चला गया, बैग कैरी करके चलना मुश्किल होता चला गया, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग व्हील चेयर पे आ गए। तो ये रही मेरी डिसेबिलिटी। और मैं सीईओ हूँ दिया वेलफेयर एसोसिएशन की, मेंबर हूँ सीआरपीडी की, और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे खदमत खल्क आप कह सकते हैं कि बहुत शौक है, और मेरे आइडियल जो हाँ जी बिल्कुल जज्बा है। और मेरे आइडियल जो है वो अब्दुल सितार ईदी साहब हैं। मैं भी चाहती हूँ कि उनकी तरह इंसानियत के लिए कुछ कर जाऊँ, और ख़ास तौर पे हमारे जो माज़ूर बहन भाई हैं उनके लिए कुछ कर जाऊँ। मैंने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, और मैंने बिल्कुल नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, कोई स्पेशल एजुकेशन में मैंने एजुकेशन हासिल नहीं की है, और मैं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ी हूँ। और क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि मैं एक डिजीज़ के साथ, एक डिसेबिलिटी के साथ लड़ रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तंज़ो-मज़ाक का भी सामना करना पड़ा। लोग लंगड़ी लंगड़ी कह के भी बुलाते थे। फिर कुछ कॉलेज फेलो ने, स्कूल फेलोज ने ये भी कहा कि पढ़ के क्या करोगी, तुम तो अम्मी अबू के पैसे ज़ाया कर रही हो, घर बैठो। मतलब ये रवैये मुझे अपने चाइल्डहुड से ही फेस करने पड़ते थे। फिर ये होता था कि अब पता होता था सबको कि यार ये गिर जाएगी तो खुद उठेगी नहीं, तो किसी ने शरारतन धक्का दे दिया। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेट नहीं करते, हम उन्हें बताते ही नहीं है कि अगर हमारे माशरे में कोई ऐसा इंसान है तो हमने उसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है। और इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ मैंने अपने कॉलेज को एसेसिबल बनाया, क्योंकि शायद मैं शुरू से ही थोड़ी शरारती, थोड़ी-सी एक्टिव स्टूडेंट थी। हर चीज़ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, और बस टीचर्स की नज़रों में रहना कि शायद थोड़ी-सी अटेंशन सीकर टाइप, कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊँगी, वो चीज़ थी। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में गई तो तब तक मैं वॉक कर लेती थी, लेकिन मैं अपने जो कॉलेज बैग है, बुक्स है, वो कैरी करके चल फिर नहीं सकती थी। तो वो उसमें फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी, और फ्रेंड्स बनने के प्रोसेस में भी काफ़ी मुझे तकलीफ ये हुई कि मेरा कॉलेज व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं था, स्टेयर्स थी। और आपको पता है कि कॉलेज में एक लेक्चर एक रूम में होता है और दूसरा लेक्चर दूसरे रूम में होता है। उसमें मैं अपनी प्रिंसिपल को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इतना हौसला हिम्मत दी, और मेरी डिसेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मेरी सारी क्लासेस एक कॉरिडोर में कर दी, जिसकी वजह से मुझे बार-बार सीढ़ियाँ उतरनी और चढ़नी नहीं पड़ती थी। जब तक मैं 4th ईयर में पहुँचती तो मेरी डिसेबिलिटी इतनी इंक्रीज़ हो चुकी थी कि मेरे लिए वो चंद स्टेयर्स भी चढ़ना और उतरना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था। मैं अब हाथ पकड़ के या सहारे से मेरे लिए चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैं, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि मैं एक एक्टिव स्टूडेंट थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, शरारतें करना, और मतलब हर वक़्त नज़रों में रहने वाली। तो मैंने अपनी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, कुछ सेमिनार कंडक्ट करवाए अपने कॉलेज में, कि अगर मैं एक स्पीकर अच्छी बन सकती हूँ, उर्दू डिबेटर बन सकती हूँ, क्लास की रिस्पॉन्सिबल बच्ची बन सकती हूँ, पूरी स्टूडेंट काउंसिल की अगर मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट डिसेबल पर्सन्स का नहीं था, नॉर्मल इंस्टीट्यूट था। तो ये भी मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन सब पे एक बंदी जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, और वो उनकी प्रेसिडेंट है। तो जब वहाँ पे मैंने सेमिनार कंडक्ट किए तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जो हमारी प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन थी कॉलेज की, उनको ये चीज़ समझ आ गई कि यहाँ पे रैप होने चाहिए ताकि मुझ जैसे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और इस्लामाबाद का पहला कॉलेज है जहाँ पे प्रॉपर रैम्स है, G10-4 कॉलेज। और वहाँ पे जो उनका ग्राउंड पोर्शन है वो फुली एसेसिबल है, वहाँ पे वॉशरूम्स एसेसिबल है, वरना इससे पहले वहाँ पे वॉशरूम भी एसेसिबल नहीं थे। सो यहाँ से मुझे यूँ लगा कि यार मैं अगर अपना कॉलेज बदल सकती हूँ तो शायद मैं इस सोसाइटी में भी कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ। जो मनफी रवैये मैंने देखे हैं वो मेरे बाद आने वाले डिसेबल पर्सन्स ना देखें। जब मैं कॉलेज के से पास आउट होके यूनिवर्सिटीज़ की तरफ गई,
तो मुझे बड़े दुख से, और मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये कहती हूँ कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज तो हैं, बट दे आर नॉट एसेसिबल फॉर व्हील चेयर्स। मेरी शायद हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा हर्डल जो था वो यही था कि मेरी यूनिवर्सिटीज में मैंने जहाँ जहाँ पे जाके एडमिशन के लिए ट्राई किया, वो यूनिवर्सिटीज व्हील चेयर एसेसिबल नहीं थी। क्योंकि मेरे 3 भाई हैं और एक इकलौती बहन हूँ मैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स और भाइयों की जो ओवर प्रोसेसनेस थी कि कहीं कोई गिरा देगा, गिर जाएगी, हम हम मतलब कैसे मैनेज करेंगी, तो उसने मुझे हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा प्राइवेट पढ़ लो, घर से बैठ के कर लो, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज है, कुछ भी इस तरह से। तो मैं उस 1 साल के टाइम पीरियड में डिप्रेशन में चली गई थी कि यार क्यों मेरे लिए रास्ते क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कोई, मुझे भी तो खुदा नहीं बनाया, मैंने तो खुद को खुद नहीं बनाया। अगर आप चल सकते हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, और मैं नहीं चल सकती तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो जब मुझे पेरेंट्स ने मना कर दिया नहीं पढ़ना, प्राइवेटली करो, तो मैं मुझे लगा था कि शायद मैंने जो ये 14 इयर्स की एजुकेशन ली है इसका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब मैंने वेस्ट ऑफ टाइम किया है। वो जो मेरी फ्रेंड्स या कॉलेज फेलोज मुझे बुली करती थी, वो कहीं से ही कहती थी कि मैं वक्त का और पैसे का ज़िया कर रही हूँ। और उस डिप्रेशन में चली गई जब मैं आइसोलेशन में अपने रूम में बंद हो गई, तो क्योंकि मैं एक एक्टिव माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ थी, तो मुझे यूँ लगता था कि नहीं, मेरी ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कुछ और मकसद है। अगर मैं अक्ल रखती हूँ, मुझे सोच समझ है, मुझे अच्छे-बुरे की तमीज़ है, मेरे पास एक डिग्री है, कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, दे आर मेंटली रिटार्डेड, और उनको अच्छे-बुरे की तमीज़ नहीं होती, मुँह से रालें टपक रही होती हैं, एंड दे डोंट नो कि हमने वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, खाना कैसे यूज़ खाना है। तो मुझे वहाँ पे लगा कि नहीं, कोई मकसद है, और मैंने उस मकसद को ढूँढना शुरू किया। तो मेरे पास लैपटॉप भी था, सेल फ़ोन भी था, तो मैंने उसके ऊपर लोगों की काउंसलिंग करना शुरू की। आई थिंक जब हम किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं हम खुद को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं, पॉलिश कर रहे होते हैं, और अपनी सलाहियतों को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब मैंने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा, "भई आप तो इस्लामाबाद में रहती हैं, आपके पास तो व्हीलचेयर भी है, आप तो बाहर भी जा सकती हैं, हम तो ऐसे पसमानदा इलाकों में रहते हैं, हमारे पास तो बेसिक नीड नहीं है, हमारे तो घर वाले हमें ऑन नहीं करते। तो आप हमें कैसे जो है मोटिवेट कर सकती हैं, हमारे पास व्हील चेयर नहीं है, हमारे बहन भाइयों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अगर एक फैमिली के 4 बच्चे हैं, 1 डिसेबल है और 3 ठीक है, तो 3 बच्चों के खाने-पीने, स्टडी, कपड़ों का, हर चीज़ का ख़्याल रखा जा रहा है, और उस एक डिसेबल पर्सन को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। तो ज वहाँ पे अगर उसने 20 साल रहना है, तो डिप्रेशन में आके वो 20 साल के बजाय 10 साल में वो बंदा एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। तो फिर मैंने सोशली ही अ, लोगों को व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करना शुरू की, और हेल्प करना शुरू की, लोगों को निकाला, बातचीत करना शुरू की। फिर जब आप किसी को कुछ देना शुरू हो जाते हैं ना, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू हो जाते हैं। फिर मेरे पास कुछ केसेज़ आना शुरू हुए कि आप जो है ना, हम यतीम हैं, हमारी मंगनियाँ हुई हुई हैं, 5-5 साल हुए हुए हैं, आप हमारी शादियाँ करें, मतलब डेट फिक्स नहीं हो रही सिर्फ़ इसलिए कि हम नहीं कर सकते। तो मैंने घर बैठे, उस वक़्त मेरी अचीवमेंट है कि 100 प्लस व्हीलचेयर मैंने लोगों को पहुँचाई। फिर मैंने 10 यतीम बच्चियों की शादियाँ करवाई। मैं शादियाँ कराने वाली मानसी नहीं हूँ, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज़ के बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि हमें रिश्ते चाहिए। तो वो एंगेज थी, यतीम बच्चियाँ थी, और उनको एक सहारा मिल गया, और मैं अरेंज आपने लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनली जो प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व नहीं हुए यस, थे, यू हैव दैट एक्सपीरियंस नाउ जी। वो सॉल्व। तो वो चीज़ कि इसलिए मैं ये क्लियर किया कि मुझे कॉल्स ना कीजिएगा प्लीज़ कि मैं आपके लिए रिश्ते ढूँढूँ। फिर जब एक चीज़ बन गई, एक ग्रुप बनना शुरू हो गया, मेरे साथ कुछ मेरे जैसे ही बहन-भाई, दोस्त जो हैं वो मिलते चले गए, और हम लोग इसी तरह खिदमत का काम करना शुरू हो गए। तो अ, हमने उस ग्रुप का एक नाम रखा कि अब हमें प्रॉपर एक-दूसरे के नाम से तो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा। कुछ एक नाम होना चाहिए जिससे लोग हमें पहचानें, तो हमने उसका नाम दिया रखा।
और वो शायद मेरी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट था कि जो मैंने सोशल मीडिया से सफ़र स्टार्ट किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह दिया को इंटरनेशनल लेवल तक लोग जान रहे हैं। और हम सारी एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ है। अब यहाँ से मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँगी कि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे और मैंने जब बताया कि हम चारों बहन भाई डिसेबल थे, मैंने आपको मुआशरती रवैये तो बता दिए कितने नेगेटिव थे, लेकिन जो अपने पर्सनल रवैये हैं, जैसे अपने सगे रिश्ते होते हैं, उनका एक अलग प्रेशर था मेरे पेरेंट्स पे। मेरे बाबा को उन्होंने कहना कि दूसरी शादी करो, तुम्हारी इस वाइफ में कोई प्रॉब्लम है इसलिए इसने तुम्हें मासूर बच्चे दिए हैं। तो मतलब वो लोग प्रेशराइज्ड करते थे कि आप शादी करें। तो मेरे बाबा ने कहा कि आप लोग मुझे गारंटी दो कि मेरी दूसरी बीवी से मेरे बच्चे ठीक होंगे तो मैं शादी कर लूंगा, वरना मैं अपनी इस बीवी और बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। ये सगे रवैये थे। फिर हमारे पेरेंट्स को जब डॉक्टर ने ये बताया कि इस बीमारी में मैक्सिमम एज जो है वो 20 इयर्स होती है और आपके बच्चे 20 इयर्स बाद एक्सपायर हो जाएंगे, तो आप घर जाएं, इनको खिलाएं पिलाएं और खुश रहें और बच्चे पैदा मत कीजिएगा। तो वहां पे जब डॉक्टर के पास से मेरी अम्मी अबू घर आए तो उन्होंने हमें कहा वो स्कूल का रास्ता है, ये बसता है, जाओ एजुकेशन हासिल करो, डॉक्टर जो है वो खुदा नहीं है। जिंदगी जो करेज है वो आपको आपकी फैमिली फैमिली को से विरासत में मिल रही है। जी। तो उन्होंने जब ये कहा कि पढ़ो लिखो, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तुम पॉजिटिव रवैया, अगर वहां पे पेरेंट्स घर आके रोना धोना शुरू कर देते, हमदर्दियां जताते, तो आई थिंक शायद मैं आज आपके सामने ना होती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इस सोसाइटी में मूव करना है, जितनी जिंदगी है पढ़ो लिखो और गुजारो, उसको पॉजिटिवली गुजारो। वहां पे फिर रिलेटिव्स आ गए, इनको पढ़ा लिखा के क्या कर लोगी, क्या मिल जाएगा, मतलब पैसे का ज़िया कर रही हो, बच्चों पे जुल्म कर रही हो, तुम्हारे तो बच्चे कमजोर हैं, और इस तरह के रवैये। फिर जब एजुकेशन कंप्लीट हुई तो इनको जॉब्स कौन देगा, ये बाहर के रवैयों की बात नहीं कर रही मैं, ये फैमिली के रवैयों की बात कर रही हूँ। अच्छा आप पढ़ा लिखा लिया है, अब इनको नौकरियां कौन देगा। और ये बात किसी हद तक ठीक थी क्योंकि हमारा मुआशरा तो ऐसे सिबल है ही नहीं, हम लोग तो ये क्वेश्चन आपके इतने सर्कल से रिपीटेडली ये क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं और वो शायद जो आपको डिस्करेजमेंट है तो डेफिनेटली भाई क्या हालात होंगे। मेरी अम्मी ने कहा कि अल्लाह मैंने पैदा किया है, वसीले वही बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बड़े भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई अपनी आईटी कंपनी रन कर रहा है। तो ये सारी चीजें माँ बाप की तरफ से सपोर्ट थी तो करें, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ, अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन कर रही हूँ, तो मीन्स के हम कर सकते थे, अगर हमें मौका दिया गया तो हमने किया। हमने मुआशरती मनफी रवैये, घरेलू मनफी रवैयों को एक्सेप्ट करते हुए वो किया। फिर जब जॉब्स मिल गई तो अब इनसे शादियां कौन करेगा, शादी करेंगे तो बच्चे होंगे या नहीं होंगे, शायद वो बच्चे भी डिसेबल हों। तो मैंने शादी भी की अल्हम्दुलिल्लाह। ये और बात है कि अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं गुजारा, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल हैं और उन्होंने मुझसे शादी की। और लोगों ने फिर बहुत सारी क्वेश्चनिंग तब भी हुई, लोग आपको जीने नहीं देते, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया अच्छा इसके पास बहुत ज्यादा जायदाद होगी तो उसके पीछे इसने शादी की है इस लड़की से, वरना कौन मासूम लड़की से शादी करता है। हमारे यहाँ तो जिस मुआशरे में हम रहते हैं, यहाँ पे काली रंगत और छोटे कद पे रिश्तों से इनकार हो जाता है, तो डिसेबिलिटी के साथ किसी को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो फिर यहाँ पे क्रेडिट फिर मेरे हस्बैंड को जाते कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब दिया भी बन जी बिल्कुल लाइफ टाइम कमिटमेंट, दिया भी बन चुकी थी, शादी भी हो गई और ये सफर चलता गया। अब जब दिया स्टार्ट की, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती थी, मुझे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, तब लोगों ने शुरू कर दिया कि तुम मांगती क्यों हो। तो मैं अपनी जात के लिए नहीं मांग रही थी, मेरे घर में दाने पूरे थे मेरे, मैं सारी जिंदगी बैठ के खा सकती थी, लेकिन मेरी जिंदगी का फिर कोई मकसद ना होता। आप मुझसे टाइम नहीं लेते, मेरी और आपकी टीम की काफी टाइम से बातचीत चल रही थी कि आप आए, टाइम दे। तो उस वक्त किसने आयशा रहमान को पूछना था, किसने जानना था। तो मैंने अपने जैसे लोगों के लिए करना शुरू किया। जी इस सब के साथ
ये एक प्रॉपर सर्कल है जहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है और एक सिस्टम और सोसाइटी इस तरह बिल्ड हो चुकी है। और आपने वेरी अर्ली ऑन आपने जनरल पब्लिक पब्लिक अवेयरनेस वाला जो हमारा एक फोकस है स्पेशल वो भी बीच में आ गया। तो एक थोड़ी-सी चीज़ आप इसमें ये हाइलाइट करेंगी कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? आपकी मोटिवेशन कहाँ थी? आपको वो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिली थी? तो आपने डेफिनिटली मेंशन किया कि आपकी फैमिली, आपके फादर, आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे एंड दे केप्ट द बॉन्ड गोइंग ऑन बेसिकली। तो आपकी आप उसके लिए थोड़ा-सा और मुझे आप हमें गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको जिसमें आपने जैसे मेंशन किया आपके स्कूल की प्रिंसिपल थी। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की जिससे आपको ये एनकरेजमेंट मिली कि अगर मेरी कुछ कोशिश करने से कुछ हो रहा है, तो एक बड़े स्केल पे कोशिश करने से शायद सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो वो कुछ पहलू जहाँ पे जनरल पब्लिक से आपको अगर एनकरेजमेंट मिली हो और आपको मोटिवेशन मिली हो। सबसे पहले तो पेरेंट्स वो चीज़ हो गई क्लियर। फिर मैंने अपनी आपको बताया कि हम 4 बहन-भाई हैं और मैं मेरे से 2 भाई बड़े हैं और वो भी फिज़िकली जो है व्हीलचेयर बाउंड हैं। तो क्योंकि बड़े बहन-भाई शायद हम कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। हम शायद उनके कदमों पे चल के बड़े हो रहे होते हैं। तो एक टाइम था मेरे बड़े भाई कहते थे मैं मर जाऊँगा व्हीलचेयर पे नहीं बैठूँगा। तो उस वक़्त मैं भी यही कहती थी मर जाऊँगी व्हीलचेयर पे नहीं बैठूँगी। फिर भाई ने एक्सेप्ट किया, फिर दूसरे भाई ने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा यार मेरे भाई कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। जबकि अगर मैं आपको बताऊँ अगर एक नॉर्मल वुमन घर से निकलती है ना तो उसको इतने चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। लेकिन जब एक वुमन विद डिसेबिलिटी घर से बाहर निकलती है तो वही चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। मैंने उनको फेस करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगता था मेरे भाई कर रहे हैं। मैंने उससे पहले किसी को व्हीलचेयर पे बैठे देखा ही नहीं था, मैंने अपने बड़े भाई को देखा। फिर एक पॉजिटिव चीज़ ये आई कि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, जहाँ पे लोगों ने तंज-कसा नामों से डिफरेंट अलकाब से पुकारा, वहाँ पे वो लोग भी थे। तो मुझे कहते नहीं आयशा यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, तुम हमसे बेहतर कर सकती हो। इसकी मिसाल मैं ये दूँगी कि जब मेरा फर्स्ट ईयर था, हमारे कॉलेज में पाकिस्तान गर्ल्स नाइट की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई तो मैं अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रही थी कि यार आप लोग जाओ बहुत मज़ा आता है, हम न्यू लोगों से मिलते हैं, एक्सपीरियंस होता है, कम्युनिटी में जाते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की। तो मेरी मैम मेरी बात सुन रही थी। यहाँ पे भी मेरी टीचर ने मुझे प्रमोट किया कि आयशा आप अगर इनको मोटिवेट कर रही हो तो आप खुद क्यों नहीं जाती? मैंने कहा मैम मैं मुझे तो खुद हेल्प चाहिए होगी तो मैं वहाँ पे जाके क्या हेल्प करूँगी? मैम ने कहा नहीं आप जाओ एक्सपीरियंस करो और मैं पाकिस्तान गर्ल्स गाइड की पहली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ थी जो सीनियर गर्ल्स गाइड बनी और मतलब मैंने कम्युनिटी में जाके सर्व करना शुरू किया। उस टाइम पे भी जब मैं कहीं हम लोग ये कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के पास ही पीछे एक गाँव है, वहाँ पे हमने ये एक्टिविटी करनी थी। तो लोगों का एकदम होता था हाय इस बेचारी के माँ-बाप शायद इससे तंग थे, तो उन्होंने इसको घर से भेज दिया। जो हमारा गर्ल्स गाइड का रेस्ट हाउस है और जो सारी जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ से हमारी गाड़ियों ने जाना और आप यकीन करेंगे वो बड़ी बस में जाना होता था सारे स्टूडेंट कोई 8-10 कॉलेज की लड़कियाँ आई हुई थी और उनके साथ जाना होता था। तो मुझे स्पेशली कैरी डब्बे में जिसमें टीचर्स जाती थी उस कैरी में मुझे बिठाया जाता था और मुझे साथ लेके जाया जाता था। शायद अगर पाकिस्तान गर्ल्स गाइड वाले भी मुझे एक्सेप्ट ना करते तो शायद ये कॉन्फिडेंस ना आता जब फिर मैंने कम्युनिटी को फेस करना ये गर्ल्स गाइड की एक्टिविटीज में सीखा क्योंकि अलोंग द वे हम हमें से यहाँ से ये पता चल रहा है कि अलोंग द वे हर स्टेज पे जनरल पब्लिक की पीपल हु आर नॉट डिसेबल्ड जनरल पब्लिक जो आपके साथ इन्वॉल्व है सोसाइटी की एज अ होल एनकरेजमेंट और इंक्लूसिविटी की तरफ अवेयरनेस या उसकी तरफ उसको समझना उसको एक्सेप्ट करना एक्सेप्टेबिलिटी वो इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है बहुत जरूरी बहुत है जरूरी है थोड़ा सा मैं साथ साथ कंट्रास्ट करने के लिए दूसरा पहलू भी देखूंगा हमने यहाँ पे पहले एक पहलू देखा कि आपको सोसाइटी की तरफ से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स और बुली और सबका सामना करना पड़ा फिर उसको आपने देखा कि आपकी इंकरेजमेंट वगैरह जो थी उसको एक जाने था अच्छा एक तो नेचुरल सा एक प्रोसेस है कि जो when there is a bully you have encouragement and you have a society and a circle that keeps pushing you and gives you support and emotional support and everything as far as you are concerned as an individual आपने वो bullies के साथ how did you
dealt with it and आपने कैसे manage किया, कैसे face किया, how did you kept yourself going and how you very simply आपने उसको कैसे handle किया? दुख होता था, रोना आता था, तकलीफ होती थी कि वाई मी। अल्लाह मियाँ से भी शिकवे किए कि अल्लाह मियाँ आपने मुझे क्यों ऐसा बनाया, मेरा क्या कसूर था। हमें तो ये भी सुनने को मिला है कि माँ बाप की किसी की गुनाह की सजा है, किसी की बद्दुआ है, मतलब बहुत कुछ। तो मैं वहां पे ये कहती थी कि मैंने तो नहीं किया, अगर मेरे माँ बाप ने किया तो सजा उनको मिलनी चाहिए, मुझे क्यों मिल रही है, मुझे मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। और फिर अगर मैं नेगेटिव बातें करना शुरू करूँ ना तो शायद हमें लगेगा कि हम दुनिया में नहीं किसी जहन्नुम में जी रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको हर नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए। एकदम से हर एक ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरी परफॉर्मेंस मैटर कर रही थी। अगर मैं एक डम टाइप स्टूडेंट होती, मैं एजुकेशन में अच्छी ना होती, तो शायद मेरी बात को इग्नोर किया जाता कि यार इसके लिए हम रैंप बना लेंगे, कौन सा इसने तीर मार लेना है, हम इसके लिए इसको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे कमोड लगा लेंगे, तो कौन सा ये कंफर्टेबल होगी तो इसने हमें आउटपुट देना है। तो शायद कहीं ना कहीं पे वो एक चीज थी कि यार मेरा पॉजिटिव बिहेवियर भी था, और उसमें एक चीज कि मैं कभी कभी मुझे कोई कहता था मैं स्टिक लेके भी चलती थी एक टाइम पे। तो मेरी स्टिक थी वो 4 पाँव वाली, और वो जो है, तो वो मुझे कहती तुमने कहीं लैब की कोई चीज तो नहीं चोरी कर ली। और यकीन करें मेरे पास लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए उन्होंने हाथ का छाला बनाया, हम लोग उनको माँ कहती थी भाई से मार खा के नहीं आना, मार के बेशक आना, मैं निपट गई। उनको पता था कि हम मेरे बच्चे कमजोर है, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज हैवी नहीं होनी थी। मैंने कहा मार के आ जाना, मार खा के नहीं आना। और यहाँ पे मैंने देखा है लोग बच्चों को हाथ का छाला बना देते हैं। तो मेरे पास एक बच्चा आया था, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, वो उस दुनिया में नहीं रहा। उसको सीपी चाहिए था, और सीपी का आपको पता है कि बॉडी में स्टकनेस आती जाती है, वो अकड़न पैदा होती है और वो मूव नहीं कर सकता। वो बच्चा जब मेरे पास आया, उसकी दोनों टांगें ऐसे थी और उसके दोनों हाथ ऐसे थे, क्योंकि उनकी मम्मा ने कभी उनको हिलाया ही नहीं कि मेरा बच्चा इस शेप में कंफर्टेबल है तो ठीक है। अब आप सोचें कि वो इस हालत में मेरे साथ कौन सी गाड़ी में आया होगा। सोचिए सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वो कौन सी गाड़ी में मुझसे मिलने आया होगा, टांगे स्टक बिल्कुल सीधी, एरोप्लेन की शेप में दोनों हाथ इस तरह, कौन सी गाड़ी में वो मेरे पास आया होगा। उसको जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे जैसे पेशेंट को यूजर को तो लेटने की जरूरत है, तो शुड बी ऑन अ स्ट्रेचर और समथिंग लाइक दैट। तो एम्बुलेंस और कोई पिकअप वगैरह जैसे हमारे यहाँ पे यूजली होता है, पिकअप में चारपाई रख के तो उस तरह से कैरी किया जाता है। वो ये जो हमारी ब्रेड्स वाली सुजुकी नहीं होती जो बंद होती है, जो बात होती है, उसको उसमें लेके आया गया। और जब वो निकल रहा है तो उनकी, उसको मैं देख रही हूँ, उसकी माँ को मैं देख रही हूँ, और माँ मुसलसल, जब हमारे पास ऑफिस में वो कोई 1.5 घंटा बैठी रही, वो मुसलसल यही बात करती रही कि मैं तो उसकी वजह से कहीं जाती ही नहीं हूँ, मेरी तो सोशल लाइफ खत्म ही हो गई है, मैंने तो अपनी जिंदगी इस बच्चे के नाम वक्फ कर दी है। तो मैंने कहा आंटी, इस बच्चे की ये हालत आपने की है, वो उसके साथ टैब यूज करनी है तो वो बच्चा आंखों से इशारे कर रहा है कि ये प्रेस करो, ये करो, उन्होंने कभी उसको हाथ हिलाने ही नहीं दिया। ये जुल्म नहीं तो क्या है, हमारे तो पेरेंट्स ही अवेयर नहीं है कि हमने अपने इस बच्चे के साथ करना क्या है।